अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में। हम इसका टूल बनाएंगे और इम्पैक्ट पैरामीटर देखेंगे, स्कैटरिंग एंगल को देखेंगे कैसे इनके साथ ताल्लुक बनता है उसका। तो जनाब, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले, यानी रदरफोर्ड की जो स्कैटरिंग है उसे समझने से पहले ये कुछ चीजें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसी में सबसे पहले जो मेन हेडिंग हमें आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, दैट इज स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब जनाब ये क्या है? बुनियादी तौर पे ये एक रेशो है। किन चीजों की रेशो है? तो रेशो तो हमेशा दो चीजों की हम लेंगे, तो वो है जी नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर होंगे पर यूनिट सॉलिड एंगल और पर यूनिट टाइम। तो समझ आ गई बात? यानी आपने स्कैटर्ड पार्टिकल जो यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर होंगे यूनिट टाइम के अंदर, उनकी रेशो लेनी है किससे? जो आपके पास इंटेंसिटी होगी या फ्लक्स डेंसिटी होगी इंसिडेंट पार्टिकल की। यानी दो चीजें होगी ना, एक इंसिडेंट एक स्कैटर्ड। तो आपने जो स्कैटर्ड पार्टिकल थे सॉलिड एंगल के अंदर यूनिट टाइम में, उनकी रेशियो उठानी है किसके साथ? इंसिडेंट पार्टिकल की डेंसिटी के साथ, फ्लक्स डेंसिटी के साथ। तो वो जो रेशियो आएगी वो रेशियो क्या कहलाएगी? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल या डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शनल या डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे जाहिर करेंगे रो सिग्मा से। ठीक है ये बात। अगर मैं कहूं कि इसका जरा फार्मूला सा बन के देखें जो अभी हमने बात की, तो रो सिग्मा आप किसे कहेंगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकंड, इसकी रेशियो लो किसके साथ? इंसिडेंट इंटेंसिटी के साथ। ओके होगी बात? इसी बात को अगर मैं जरा इंसिडेंट इंटेंसिटी को जरा खोल के लिखूं तो कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकंड, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट नॉर्मली पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो दोनों में फर्क समझना है। ये सॉलिड एंगल है, यहाँ पे यूनिट एरिया है। ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल, यहाँ पे पर यूनिट एरिया। बाकी ये स्कैटर्ड है, ये इंसिडेंट है। तो ये टूल जो रेशियो आ रही है, ये चीज क्या कहलाती है? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसकी फिजिक्स भी समझते हैं, ये तो जस्ट एक मैथमेटिकली कंसेप्ट है। अब यहां पे जो लिखा गया कि भाई रो सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे क्या है? सिग्मा सॉलिड एंगल है, और आप जानते हैं सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, स्फीयर के अंदर या क्लोज सरफेस में हम इसे देखते हैं। अगर मैं इस फिग में आपको समझाऊं, ये आपको इंसिडेंट रे आती हुई दिख रही है। लेट्स से ये जैसे ही सेंट्रल फोर्स के करीब पहुंचती हैं तो डेविएट करती हैं। मैं कह देता हूं कितना स्कैटर्ड कर गई, डेट इज 5। तो आपके पास जहां पे दो लिमिट्स नजर आ रही हैं, फाइ प्लस डी फाइ, यानी कि आपके पास अगर आप इसी को सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे ले आओ, सेंटर से ये कंसेप्ट समझो, तो आप कहोगे कि फाइ और डी फाइ, ये जो डी फाइ है इसका ना जो पार्टिकल होंगे यहां से जो गुजरेंगे, ये मेरा अफेक्टिव एरिया होगा। यहां पे जो एंगल बनेगा, चूंकि एंगल वो ऊपर भी होगा सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे भी होगा, यानी आपके सिमेट्री थ्री डायमेंशनली बनेगा वो चीज, तो वो आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो समझ आ रही बात? यानी ये जो आप फाइ देख रहे हो अभी, तो आपको ये टू डायमेंशन में नजर आ रहा है, इसको जरा थ्री डायमेंशनली देखो। तो ये जो लाइनें लगाई हुई है, ये वो अफेक्टिव एरिया, यहां से स्कैटर्ड पार्टिकल पास करेंगे। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि भाई आप सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं? तो हम कहेंगे डीएस ओवर आर स्क्वायर, या आपके पास सरफेस एरिया जो होगा ओवर आर स्क्वायर, एरिया कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे इसका रेडियस और इसकी थिकनेस। तो रेडियस तो इसकी जो आप कह लो विड्थ, वो आर साइन थीटा आ जाएगा, इसकी जो विड्थ होगी आर डी फाइ आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो जनाब 2 पाई आर साइन फाइ, क्योंकि सर्कमफेरेंस लेना है ना आपने, तो इंटू आर डी फाइ आर, और ये आर नीचे आर स्क्वायर से कट जाएंगे, बाकी बचेगा 2 पाई साइन फाइ डी फाइ। तो ये सॉलिड एंगल आ गया इस पूरी सतह का, जहां से स्कैटर्ड पार्टिकल जो लिखा था ना पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो ये वो निकल आया आपके पास। ठीक है, अब आपने कहा कि जी टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है भाई? तो आप कहोगे इंटीग्रल कर लो, सम कर लो, तो 0 से 2 पाई लिया आपने, वो फार्मूला लगा दिया जो आपने निकाला था एक पैच का यहाँ पे। तो जब आप लिमिट सप्लाई करोगे तो 4 पाई आ जाएगा, और हम जानते हैं 4 पाई स्टीरेडियन होता है। ठीक होगी बात? अब यहाँ पे जो फाइ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्कैटर्ड एंगल है। ये जरा देखो किस किस के बीच में है? इंसिडेंट बीम और जो आपकी स्कैटर्ड बीम है,
इसके बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल, और इसे मैंने किससे जाहिर कर दिया, फाई से जाहिर कर दिया। लेट्स से अब जरा इसका टूल समझते हैं, ये जो फार्मूला है ये बनता कैसे है, ये फार्मूला अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अब जरा इसकी डेरिवेशन समझते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं एक मेरे पास यूनिफॉर्म पार्टिकल की बीम है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उनके इंसिडेंट फ्लक्स आप कह लो आई नॉट है, मैंने आई नॉट क्या दे दिया, आप इसे पर यूनिट एरिया देख रहे हैं, यानी आई नॉट कितने में है, पर यूनिट एरिया में है, और ये स्कैटरिंग सेंटर की जानिब बढ़ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एटम है, टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या जनाब, अब हम ये इमेजिन करेंगे कि ये जो स्कैटरिंग सेंटर है ये दिस वन, ये रिप्रेजेंट करेगा एक एरिया जिसे मैं डी रो कह देता हूं, और ये परपेंडिकुलर होगा पाथ ऑफ द बीम के। तो आपके पास जो भी पार्टिकल इस एरिया को हिट करेगा, स्कैटर करेगा, वो किससे, डी सिग्मा एंगल से। यानी जैसे आप यहां से देख रहे हो, ये आए, यहां से स्कैटर्ड हुए, ये गए। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये बुनियादी तौर पे क्या डिफाइन करवाएगी, जो आपका सॉलिड एंगल होगा डी सिग्मा, थ्री डायमेंशनल होगा। ओके होगी बात। तो अब आपको समझ आई कि यहां से जो स्कैटरिंग आपको समझ आएगी, यहां से जो स्कैटर्ड होंगे इस एरिया से, दो डी सिग्मा है आपके पास, डी रो है आपके पास, वहां से आप जाएंगे। अब क्या जनाब, हम कहेंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, जो कहां में गुजरे, आपके पास डी सिग्मा में, कहां से, सॉलिड एंगल पर सेकंड, वो कितने होंगे, तो मैं लिख दूंगा आई नॉट डी रो, क्योंकि आई नॉट उनका टोटल आपके पास इंसिडेंट फ्लक्स था, डी रो आपके पास एरिया आ गया, तो इससे तादाद मालूम पड़ जाएगी कि भाई इस डी सिग्मा से कितने पार्टिकल गुजर रहे हैं, तो वो आई नॉट डी रो आ जाएगा आपके पास। ठीक होगी बात। अब हम जानते हैं कि जो स्कैटर्ड पार्टिकल की इंटेंसिटी को लेट से मैं आई सिग्मा का नाम दे देता हूं, सिग्मा इसका ना वो सॉलिड एंगल पे डिपेंडेंट है। अब आप कहोगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा, यानी सॉलिड एंगल पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन बन गई एक तरह से, कि अगर कोई कहे कि भाई इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल को डिफाइन करो, तो वो हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो आपने सॉलिड एंगल लिया, अभी डी सिग्मा पूरा नहीं लिया, जो उसकी डायरेक्शन में होंगे वो कितने होंगे, आई नॉट डी रो, ये वो थे जो वहां तक आए, जो वहां से स्कैटर्ड हुए, कहां से, डी रो से, ये बराबर होंगे स्कैटर्ड पार्टिकल की इंटेंसिटी से, यानी आई सिग्मा इंटू डी सिग्मा आ जाएगा। अब यहां से अगर आप डी रो ओवर डी सिग्मा करते हैं, यानी रेशो बनाते हैं, तो ये इंसिडेंट था, ये आपका स्कैटर्ड इंटेंसिटी थी, ये आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी थी, यानी दो तरह की इंटेंसिटियों की रेशियो होगी ना आपके पास। ऊपर वाली इंटेंसिटी आपकी सॉलिड एंगल पे डिपेंडेंट है, तो आप बोलोगे कि डी रो ओवर डी सिग्मा की जो रेशियो है, यानी आई ओवर आई नॉट, ये आपकी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। और याद रखना ये किसकी सिमत में है, ये आपकी सिग्मा की डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। तो अब आप यहां से इसे सिर्फ रो सिग्मा लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया, और ये बराबर आपने इसी टूल के इक्वेशन 3 को ये शक्ल दे दी। तो वो जो ऊपर डेफिनेशन बनाई थी, क्या वो साबित नहीं होगी कि जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, रेशियो है। आपको नजर आ रही है कि वो रेशियो है किसकी, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, यानी आपके पास पर सेकंड पर सॉलिड एंगल, यानी ये आपने आई सिग्मा जिसे कहा, और किसकी, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, यानी आई नॉट। तो क्या ये डेफिनेशन हमने साबित कर दी। तो जनाब अगर हमसे कोई टोटल क्रॉस सेक्शन मांगेगा, तो अल्टीमेटली हम पूरे जो सॉलिड एंगल के क्रॉस उसे इंटीग्रल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 5 टोटल क्रॉस सेक्शन को समझा रही होगी। अब एक लफ्ज आएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर आप देखो, ये आपकी सेंट्रल फोर्स की जो लाइन है आपके पास, और ये पार्टिकल का जो आ रहा है, ये उसकी यानी आप ट्रिजेक्टरी कह लो। तो आप कहोगे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, कहां पे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल टू द स्कैटरिंग सेंटर, जैसे आप यहां पे देख लें, यहां पे देख लें, ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये एक परपेंडिकुलर है, तो वो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी वो बी कहलाएगी, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो आपको दो एरोस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, ये इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगा। और यहां पे आप स्कैटरिंग एंगल अल्टीमेटली 5 कह चुके हो पहले से। अब क्या है जनाब कि इसकी दो तीन तरीकों से हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि ये इम्पैक्ट पैरामीटर मुझे पता लग चुका है कि क्या है, डिस्टेंस है।
ये कितना डिस्टेंस है जो क्लोजेस्ट अप्रोच हो सकती है सेंटर ऑफ फोर्स और इंसिडेंट बीम के बीच में। तो सेंटर ऑफ फोर्स और इंसिडेंट बीम के बीच में जो आपके कम से कम जो दूरी हो सकती है, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसको और एक और तरीके से क्या लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच में, सेंटर ऑफ फोर्स और इंसिडेंट बीम की वेलोसिटी के, यानी जो आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा जिस सिंक में जा रहा होगा और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगा। तो मैंने 3 मुख्तलिफ तरीकों से आपके पास डेफिनेशन समझा दी इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो अब जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसमें जरा इम्पैक्ट पैरामीटर का रोल भी जरा समझते हैं। तो लेट्स से हम कह देते हैं कि भाई आपके पास सेंट्रल है फोर्स है, तो आपके पास सिमेट्री होगी एक्स प्राइम पे, यानी जैसे ऊपर होगी वैसे किधर होगी, नीचे भी होगी। तो इंसिडेंट पार्टिकल जो आपके पास क्रॉस कर रहे हैं एरिया को, जैसे ये देखो ये आपका बी स्कैटरिंग आपका इम्पैक्ट पैरामीटर था, तो डी बी आपने उससे ऊपर थोड़ा सा जो लिया कि इसमें जो आपके पास बी और डी बी प्लस डी बी, अब टोटल जो चेंज आया डी बी। तो यहां से जो आपकी बीम पास कर रही है, तो अगर मुझसे पूछा जाए उसकी तादाद निकालो, तो मैं वो जानता हूं आई नॉट डी रो जो इंसिडेंट था ये बराबर आ जाएगा आई नॉट 2 पाई बाई बी इंटू डी बी, यानी कि इसका एरिया निकाल लिया ना आपने। तो आपके पास आप कहेंगे कि हम जानते हैं कि भाई जो सॉलिड एंगल हमने ऊपर निकाला है 2 पाई साइन फाई डी फाई होता है। तो जनाब अब आपकी ये जो इक्वेशन 6 है आपको पता चल चुका है कि यहां से जो आपके पास इंटेंसिटी आपको मिल रही है, नंबर्स मिल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो स्कैटर्ड है वो तो हम जानते हैं कि वो जो सिग्मा सॉलिड एंगल की सिंथ में होता है वो आपने कितना पढ़ा हुआ है, वो आपने इस टूल से निकाला था कि भाई ये आपने जो स्कैटरिंग का टूल बनाया था स्कैटरिंग डायफ्रैक्शन का, के सॉरी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, कि भाई रो सिग्मा बराबर है आई सिग्मा ओवर आई नॉट। यहां से आप आई सिग्मा की वैल्यू देख सकते हैं, आई नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि भाई ये आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। अब आपने क्या किया कि भाई डी सिग्मा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने डी सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हैं कि डी सिग्मा आपने जो सॉलिड एंगल निकाला था वो कितना था, 2 पाई साइन फाई डी फाई था, वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी यहाँ पे। तो अब एक इस चीज को मैंने हाईलाइट कर दिया रेड के तौर पे, क्यों मुझे इसकी वैल्यू प्लेस करनी है, और कोई मैंने काम नहीं किया। यहाँ पे जो रो फाई आप देख रहे हो दिस वन, ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया फाई की डायरेक्शन में। ओके होगी बात, पहले हम किसकी जगह सिग्मा की डायरेक्शन में बात कर रहे थे, अब मैं फाई की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमने जो इक्वेशन पीछे पढ़ी थी दैट इज इक्वेशन नंबर क्या थी 4, और आपके पास 3 और 4 के कंसेप्ट में हम वापस ले आते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 आपके पास। तो अगर मैं कहूं कि आई नॉट इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करें तो दैट इज डी रो आ जाएगा। तो इधर आपके पास जो डी सिग्मा इस तरफ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आई सिग्मा डी सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट डी रो के बराबर नहीं आ जाएगा। तो आपके पास जरा देखो आई सिग्मा डी सिग्मा है, तो क्या आई सिग्मा डी सिग्मा को आप बराबर लिख सकते हो आई नॉट डी रो के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 थी आपके पास कि आई नॉट डी रो की वैल्यू इसके बराबर है। तो अब आप देखो डबल काम कर रहे हैं कि आई सिग्मा डी सिग्मा को पहले इस इक्वेशन से साबित करेंगे कि वो किसके बराबर है, आई नॉट डी रो के। फिर इक्वेशन 6 जो मैंने लिख दी कि उसमें मुझे पता था आई नॉट डी रो किसके बराबर है, वो इसके है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ गई। समझ गए कि यहां से इस पे गए, यहां से किसकी वैल्यू समझी कि आई सिग्मा डी सिग्मा किसके बराबर है, आई नॉट डी रो, और इक्वेशन 6 से उसकी वैल्यू लेके यहाँ पे प्लेस कर दी। अब कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर में से आपने क्या लिया, आपने रो फाइल ले लिया, रो फाइल साइड पे कर लिया। अब आपके पास क्या है जनाब, बी ये इसको एडजस्ट कर लिया, नेगेटिव साइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप बी इंक्रीज करेंगे तो फाई आपका डिक्रीज होगा। ये आगे मैं प्रूफ भी करता हूँ इस बात को, इस चीज को ना मैं रेड कर देता हूँ कि मुझे इसका प्रूफ करना है, तो आगे एंड पे मैं इसका प्रूफ करता हूँ। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या है जी कि यहाँ से आपने रो फाई की वैल्यू निकाल ली है, नेगेटिव आ गया, तो आपने एडजस्ट कर लिया बी ओवर साइन फाई डी बी ओवर डी फाई आ गया। ये बता रहा है कि जो आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज प्रूफ होगी कि आपके पास जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है उसमें एंगल की डिपेंडेंस होती है,
ठीक है। अब वो बात कि ये जो डिक्रीज करता है कि जी आप अगर बी इंक्रीज करेंगे तो फाई डिक्रीज हो जाएगा जरा, या वाइस वर्सा कह लें। लेट्स से जनाब ये आप देखें कि ये आपका वो इम्पैक्ट पैरामीटर है, पाथ यहाँ से बेंड कर रहा है, ट्रिजेक्ट्री आपकी यानी तो सेंट्रल फोर्स के जेरे असर यहाँ पे ये फाई आपका स्कैटरिंग एंगल है, तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे पाई माइनस 5/2, पाई माइनस 5/2 यानी सम अप करेंगे तो वो पाई माइनस 5 के कंसेप्ट में आ जाएगा। तो जनाब अब आपके पास यहां से अगर आप इस वाले एंगल को जरा सोचो कि ये आपका जो सिमेट्री प्लेन है, अगर यहाँ पे पाई माइनस 5/2 है तो यहाँ पे कितना होगा जहां पे मेरा इस वक्त कर्सर है। तो आप देखो तो ये चीज मैंने अलग करके दिखा दी, तो क्या ये पाई माइनस 5/2 इधर नहीं बनेगा, ये देख रहे हो ये फिग मैंने थोड़ी सी इस तरफ साइड पे करके दिखा दिया आपको। तो ये चीज जो अब आपको दिख रही है तो ये पाई माइनस 5/2 यहाँ पे एंगल बनेगा, तो यहां से बी की वैल्यू निकाली जा सकती है क्योंकि बी परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है। तो आप लिखेंगे अगर आप इसे आर कंसीडर कर लें तो ये आ जाएगा आर साइन पाई माइनस 5/2। यहां से हम जानते हैं साइन पाई माइनस 5/2 को कॉस पाई 5/2 लिखा जा सकता है। अब जरा देखो अगर एंगल बढ़ेगा तो क्या बी कम नहीं होगा, क्योंकि cos 90 पे जाएगा तो बी 0 हो जाएगा, cos 0 पे जाएगा तो बी बढ़ेगा, यानी रेसिप्रोकल हो गया ना एंगल के लिहाज से। तो अगर फाई बढ़ाएंगे तो बी कम होगा, फाई कम करेंगे तो बी बढ़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया था नेगेटिव साइन, कि आपके पास अगर बी इंक्रीज करेंगे तो फाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज का प्रूफ मैंने नीचे दे दिया। ओके होगी जनाब, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।